हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूं आपका दोस्त के कश्यप और आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद के कैंपस में। आप सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां और हमारे कैंपस की तरफ से आपको बहुत सारी मिठाइयां। तो आइए दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर की संपूर्ण प्रिपरेशन कराने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश को आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ सदैव जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश समझना या सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत लोगों को, बहुत विद्यार्थियों को मैंने देखा है, मैं खुद ऐसा था पहले कि मुझे इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता था। अगर आप मैं आशा करता हूं कि आपको डर ना लगे। और जिन बच्चों को डर लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, मैं इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और इंग्लिश से मैं बहुत ज्यादा डरता हूं, इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश से डरते हैं या किसी सब्जेक्ट से डरते हैं तो सबसे पहले आप अपने खुद को समझिए कि आई एम इंटरेस्टेड एनी सब्जेक्ट और नॉट इंटरेस्टेड एनी सब्जेक्ट। लाइक दिस, अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश में आप अपने आप को लगता है कि मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने खुद को समझिए कि मैं इंटरेस्टेड इन इंग्लिश और नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। अगर आप पहले से इंग्लिश में रुचि है आपकी तो आपके लिए इंग्लिश सीखना और समझना सबसे बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप सडन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी को आप अपनी कमजोरी बनाना चाहते हैं, अंग्रेजी को आप दबाना चाहते हैं कि हमारे प्रति हमारे लिए अंग्रेजी कुछ नहीं है, तो आपके लिए आपका भाई जीरो लेवल से यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की अंग्रेजी की संपूर्ण प्रिपरेशन कराऊंगा। आप सदैव इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रोजाना वाली वीडियो आपको शुरू में मिलती रहे। और मैं इंग्लिश की बीच से नहीं कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश स्टार्ट करूंगा कि इंग्लिश आया कहाँ से और इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश की इतनी मान्यता आजकल क्यों दी जा रही है। क्योंकि हम सबको पता है कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हम लोग की मातृभाषा हिंदी है। क्योंकि आजकल इतनी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि हिंदी की मान्यता लगभग खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति में आ चुकी है अब। और इंग्लिश हम लोग की मातृभाषा नहीं है, ये पश्चिमी देश जैसे कि आयरलैंड, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ये मातृभाषा है। और हम अपने भारत में इसे एक सब्जेक्ट बनाकर बहुत ही इंटरेस्ट से और बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस देते हुए आगे इसे बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रही है। तो मैं इन सभी विद्यार्थियों के लिए बता देना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि यूट्यूब के माध्यम से पहली बार जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश ग्रामर की संपूर्ण प्रिपरेशन कराई जा रही है। यहीं तक नहीं मेरे दोस्त, हम लोग इंग्लिश ग्रामर की 3 सीरीज लेकर आए हैं। हम लोग का पहला जो सीरीज है इंग्लिश ग्रामर की, ये इंग्लिश केवल हम पहली सीरीज में इंग्लिश ग्रामर ही चलाएंगे, तो दूसरी सीरीज हम लेकर आएंगे उसमें स्पोकन चलाएंगे और तीसरी हमारी जो सीरीज होगी ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में ये जो वाक्य है, इंग्लिश में जो सबसे पहले इंग्लिश आई कहां से, जीरो लेवल से इंग्लिश आप सीखिए। अगर जीरो लेवल से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में धीरे धीरे रुचि बढ़ती है। अगर जब आपको रुचि बढ़ जाएगी इंग्लिश में तो आपके लिए इंग्लिश सीखना और समझना बहुत ही आसान लगने लगेगा। अगर आप इंग्लिश के बीच में से सीखते हैं या इंग्लिश बीच में से सीखते हैं, हाँ इंग्लिश सीख लेते हैं, या मैट्रिक का परीक्षा पास किए हो या इंटरमीडिएट किया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का परीक्षा पास कर चुके हैं, तो आपके अंदर एक डर लगा रहता है कि हमारे मन से, हमारे दिमाग से इंग्लिश सडन निकल जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि इंग्लिश आपके दिमाग से निकल जाएगी। जब तक आप इंग्लिश में जीरो लेवल से नहीं पढ़ते हैं तो इंग्लिश आपके लिए कमजोरी बनी रहेगी। भले आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एग्जाम पास कर लें, बहुत ज्यादा से ज्यादा जब तक पढ़े रहेंगे तभी तक दिमाग में रहेगा। और जैसे ही पढ़ाई छोड़कर 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ देने के बाद से आपकी सारी इंग्लिश आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहूंगा कि इंग्लिश में अगर आप खुद के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा।
तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधे चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश कोई विषय नहीं है। ये सबको पता है कि इंग्लिश कोई विषय नहीं है। इंग्लिश इज ए नॉट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। जो कि हम लोग की इंग्लिश, सबको पता है कि इंग्लिश कोई विषय नहीं है, बल्कि इंग्लिश एक भाषा है जो हम इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग कहाँ से, कब से हुई, कैसे हुई, आइए उससे बात करते हैं। तो इंग्लिश बोलने की जो स्टार्टिंग हुई, लगभग ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश 5वीं सदी से इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, तो 5वीं सदी से इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग हुई है। तो उस समय ब्रिटेन जो देश था, तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए पहला जो देश ब्रिटेन था, उस सबसे पहले ब्रिटेन देश के लोगों के द्वारा, वहां के कबीलों के द्वारा, जो अलग अलग कबीला लेकर आते थे, उन लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोली गई। जैसे कि बता दें कि ब्रिटेन एक देश था, ब्रिटेन जो कंट्री था, उन कंट्री के द्वारा सब वहां के कबीले थे, उन कबीलों का नाम था सेल्टिक, और उनका एक यही किला रजना कबीला की भाषा बोली जाती थी, वो बोली जाती थी एंग्लो भाषा बोली जाती थी। ठीक है, मैंने बोला कि अंग्रेजी बोलने की जो शुरुआत हुई थी वो 5वीं सदी में ब्रिटेन के लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि उन लोग के उनके किले के द्वारा, उनके कबीले जो था सेल्टिक, और सेल्टिक के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो एंग्लो भाषा बोली जाती थी। उन्हीं के आसपास रहने वाला देश जैसे जर्मनी के लोगों को, जर्मनी देश है, और जर्मनी के ऐसा माना जाता है कि पहला देश ब्रिटेन के लोगों के द्वारा भाषा बोली जाने वाली थी अंग्रेजी, और दूसरा देश जर्मनी, और इनका जो कबीला था वो कबीला 3 कबीले में बटे हुए थे। जैसे कि इनका जो पहला कबीला था वो था एंग्लो, अब अगला जो था वो था जूट, और तीसरा कबीला था वो था सैक्सन, जिसे नाम से बोलते हैं। ठीक है, वो पहला जो था वो सेक्शन था, और इन तीनों कबीले के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा बोली जाती थी सेक्शन भाषा बोली जाती थी। कुछ समय तक ये भाषा चलने के बाद से सडन एक बार हुआ क्या कि ब्रिटेन जो देश है वो अटैक कर दिया किस पे, जर्मनी जो देश है वो अटैक कर दिया किस पे, वो अटैक कर दे ब्रिटेन पे। अब ऐसा माना जाता है कि उस लड़ाई में ब्रिटेन पूरी तरह से पराजित हो चुका था। अब अलग अलग देशों में वहां के लोग इस व्यवस्थित हो गए थे, अलग अलग देश में चले गए थे। लेकिन वहां से जो हम लोग को फायदा मिला, ब्रिटेन के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी एंग्लो, और जर्मनी के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा बोली जाती थी सेक्शन। लेकिन जब जर्मनी जब देश अटैक किया ब्रिटेन पे, तो हम लोग को जो भाषा मिला वो भाषा मिला एंग्लो सेक्शन, और एंग्लो सेक्शन के दोस्त हम लोग ओल्ड इंग्लिश के भी नाम से जानते हैं। हम लोग क्या बोले कि जब जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद जो हम लोग को भाषा मिला वो भाषा मिला एंग्लो सेक्शन, और एंग्लो सेक्शन को हम लोग ओल्ड इंग्लिश के भी नाम से जानते हैं। अर्थात ये बोल सकते हैं कि आज के युग में जो अंग्रेजी चल रहा है वो नया अंग्रेजी है। पहले जो बोले जैसे कि एंग्लो सेक्शन चल रहा था, उनको आज के अपेक्षा, आज के अंग्रेजी की तुलना में पहले वाला अंग्रेजी एंग्लो सेक्शन, उसे हम किस नाम से, तो एंग्लो सेक्शन के नाम से जानते थे। ठीक है, अब यही समय कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय चलने के बाद जैसे कि एंग्लो सेक्शन, और उसमें जो था, सॉरी मैंने ब्रिटेन को ऐसा पराजित कर दिया, लेकिन ब्रिटेन उस लड़ाई में शायद जीता होगा। चलिए, हम लोग को जो यहाँ से एक भाषा मिल गई थी एंग्लो सेक्शन, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटेन के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जा रही थी उस समय ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, अर्थात ये बोल सकते हैं कि ब्रिटेन के लोगों के द्वारा एंग्लो सेक्शन भाषा बोली जा रही थी। ठीक है, अब ये बात स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को पता चला, और ये बात पता चला कि जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण करने के बाद से आक्रमण कर वहां से, अर्थात ये बोल सकते हैं कि वो हार चुका है, जर्मनी हार चुका है, और ब्रिटेन उस लड़ाई को जीत चुका है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि हम बोल सकते हैं नॉर्वे, स्वीडन,
दूसरा स्वीडन, और अगला जो था देश वो था डेनमार्क। ठीक है। अब कैंडिविनियंस कंट्रीज जो था, कैंडिविनियंस कंट्री जैसे कि नॉर्वे था, स्वीडन था और क्या था, डेनमार्क। लेकिन नॉर्वे के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, स्वीडन के जो द्वारा भाषा बोली जाती थी और डेनमार्क की जो भाषा बोली जाती थी, इसके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उन्हें लैटिन कहते थे। स्वीडन के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उन्हें स्पेनिश कहते हैं, और डेनमार्क के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी फ्रेंच भाषा बोली जाती। ठीक है। मैंने बोला कि कैंडिविनियंस कंट्रीज था वो नॉर्वे था, स्वीडन था और डेनमार्क था। अब नॉर्वे के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उन्हें लैटिन, स्वीडन के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी स्पेनिश, और डेनमार्क के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसे क्या बोलते थे दोस्त, फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है। ये भाषा एकजुट हो गई। कैंडिविनियंस कंट्रीज के अटैक करने के बाद से कौन कौन भाषा मिला हम लोग को, एंग्लो सैक्सन, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा मिला। अब इस पांचों भाषाओं को मिलाकर सबको डेरिवेशन किया गया, सबको एक इसके बारे में सोचा गया था। इनके द्वारा जो भाषा मिली वो भाषा मिली इंग्लिश, ये वाली भाषा मिली। और इसको और कुछ समय तक चलने के बाद ये मिला ENGLIC, एंगल्स मिला। और फिर एकदम अंत में हम लोग की जो भाषा पढ़ रहे हैं, जिसकी भाषा के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये लास्ट में मिला इंग्लिश। और इस तरह से इंग्लिश की खोज हुई, इस तरह से इंग्लिश की उत्पत्ति हो। और हम लोग इसके बारे में एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट और अपना बड़ा कर्तव्य मानकर इस भाषा को अपने इंपॉर्टेंस मानकर बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो बात हो गई। अच्छा, कभी कभी यही लोग पूछ देते हैं कि बताइए कि फादर ऑफ इंग्लिश, हम बता दें कि फादर ऑफ इंग्लिश को कौन बोलते हैं, कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन है। तो फादर ऑफ इंग्लिश किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ इंग्लिश सर जियोफेरी चौसर को बोला जाता है। ठीक है। अब बात होता क्या है कि फादर ऑफ इंग्लिश सर जियोफेरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है। हम इंग्लिश की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे ग्रामर की। जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अब जो लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई एक ग्रामर से हुई है, ग्रामर यानी व्याकरण से हुई है। तो अब इसके बाद से हम ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है। अब इसे हम हटा रहे हैं। अगर आपको लिख रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कर आगे बढ़ा रोक कर लिख सकते हैं। अभी तक हम लोग इंग्लिश के बारे में जाने, इंग्लिश के बारे में सीखे कि इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आई। अब हम सीखते हैं ओनली ग्रामर के बारे में। अब ग्रामर के स्टेट को जानने की ग्रामर होता क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्रामर। मैं यहाँ पे लिख दिया ग्रामर। ग्रामर का हिंदी सबको पता है, हिंदी में बहुत ज्यादा तेज होते हैं यहाँ के लोग, व्याकरण। अब हम यहाँ पे लिख दिए ग्रामर के बारे में सीखेंगे। अब ग्रामर होता क्या है, कि ग्रामर का मतलब क्या होता है, ग्रामर का प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि ग्रामर का प्रयोग इंग्लिश के बोलने में बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि लोग अपनी मातृभाषा में लोग इधर से उधर बोल देते हैं, सही है। लेकिन इंग्लिश की जो बात होती है, तो इंग्लिश जो टोटली बना है वो ग्रामर की बेस से आधारित होता है। कि जो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश की राइटिंग, पोएट्री, प्रोज जितना भी होता है सब वो इंग्लिश ग्रामर के रिलेट करता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं ज्यादा, तो हम लिख दें यहाँ पे ग्रामर। ग्रामर मतलब व्याकरण। अब हम बात कर दें कि व्याकरण होता क्या है। तो जैसे कि किसी भी विषय को शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना ही व्याकरण कहलाता है। जैसे बोल दिया कि राम खाना खाती है, राम खाना खाती है, क्योंकि सबको पता है कि सेंटेंस गलत है। लेकिन व्याकरण क्या बोलते हैं कि भाई ये गलत है, इसे कहा लिखो कि राम खाना खाता है, बस इसीलिए तो प्रयोग करते हैं व्याकरण का। कोई सेंटेंस अशुद्ध है उसे शुद्ध करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है व्याकरण के द्वारा। किसी भी सेंटेंस को शुद्धिकरण लाया जाता है तो वो है सेंटेंस, जिससे बोल सकते हैं। जैसे कि आप लिख दिए कि राम खाना खाती है, गलत है। अब व्याकरण क्या बोलता है कि भाई इसे गलत मत करो,
मैं हूं हमारे माध्यम से किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को या किसी भी राइटिंग लिख रहे हो तो शुद्ध करो मेरे वजह से। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रामर की कि ग्रामर होता क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर आया कहां से? ग्रामर किस तरह की बात करते हैं? चलो सबसे पहले तो लिख दिए कि ग्रामर क्या है। देखो यहां पे लिख दिए कि ग्रामर सेट ऑफ रूल्स, बस छोटी सी परिभाषा लिख दी कि ग्रामर क्या है। व्हाट इज ग्रामर? तो लिख दी कि ग्रामर सेट ऑफ रूल्स ऑफ गवर्नर सब्जेक्ट। बस यही तो होता है ग्रामर कि ग्रामर एक पथ है, एक नियम है, एक रूल है किसी भी विषय को जानना समझना या सीखने की विषय है। अब ये आएगा से ग्रामर, तो ग्रामर कम्स फ्रेंच वर्ड व्हाट ग्रामर अब ग्रामर कम्स ऑफ फ्रेंच वर्ड ऑफ ग्रामर, मतलब कि जो ग्रामर आया है वो फ्रेंच भाषा के ग्रामर शब्द से आया है। मैंने क्या बोला कि व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? तो ग्रामर इज सेट ऑफ रूल्स ऑफ गवर्नर सब्जेक्ट। ग्रामर क्या है कि ग्रामर क्या है? ग्रामर इज सेट ऑफ रूल्स ऑफ गवर्नर सब्जेक्ट। ये आया कहां से? ग्रामर कम्स ऑफ फ्रेंच ऑफ वर्ड ग्रामर, मतलब कि इस भाषा से हम लोग ये भाषा मिली ग्रामर। ये होता है ग्रामर, जैसे इसे लिखते हैं ग्रामर, लेकिन ये होता है ग्रामर। इस भाषा से मिला है हम लोग का ग्रामर। अब हम बात करते हैं कि ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं, ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं। सबको पता है कि ग्रामर कितने प्रकार का होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ग्रामर के कितने प्रकार। टोटली होता है ग्रामर 10 प्रकार के, जैसे कि पहला ग्राम लिखूंगा, दूसरा, फिर तीसरा, और यहाँ पे लिख दिया चौथा, फिर लिख दिया पांचवा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा छठवा, सातवां और आठवां, और यहाँ पे लिख दिया नौवां, और यहाँ पे लिख दिया 10वां। यानी ग्रामर जो होता है वो 10 प्रकार का। पहला जो ग्रामर होता है इसे बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं ग्रामर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो पहला जो ग्रामर होता है कंपैरेटिव ग्रामर होता है। इंग्लिश थोड़ा देख लेना, क्या बोल दिए कि पहला जो ग्रामर होता है उसे बोलते हैं कंपैरेटिव ग्रामर। दूसरा ग्रामर होता है जनरेटिव ग्रामर। उसके बाद से होता है मेंटल ग्रामर। उसके बाद से होता है पेडागोगिकल ग्रामर। उसके बाद से होता है परफॉर्मेंस ग्रामर। देखिए भाई मैं क्या बोला कि पहला होता है कंपैरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, मेंटल ग्रामर, पेडागोगिकल ग्रामर, परफॉर्मेंस ग्रामर, रेफरेंस ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन पहला जो ग्रामर होता है जनरेटिव, मेंटल, पेडागोगिकल, परफॉर्मेंस, रेफरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेडिशनल, एक लिखे यूनिवर्सल ग्रामर। अब जो हम लोग का होता है ग्रामर होता है वो होता है ट्रेडिशनल, TIONAL, बस ये होता है ट्रेडिशनल ग्रामर। ये हम लोग की 10 प्रकार की इंग्लिश ग्रामर होती है। पहला फिर से नाम ले रहा हूँ, कंपैरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, मेंटल ग्रामर, पेडागोगिकल ग्रामर, परफॉर्मेंस ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर, रेफरेंस ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, अब होता है ट्रेडिशनल ग्रामर। और इतनी तरीके से हम लोग ग्रामर के बारे में। अच्छा दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए फादर ऑफ ग्रामर कौन होता है, ये बता दें। अब बोलते हैं यहाँ पे फादर ऑफ ग्रामर,
हम लिख दिए यहाँ पे कि अब कोई पूछ देता है कि बताइए कि फादर ऑफ ग्रामर, फादर ऑफ ग्रामर, तो फादर ऑफ ग्रामर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रामर बोलते हैं भाई लिंडले मोरे। फादर ऑफ ग्रामर लिंडले मोरे को बोला जाता है। तो हम अभी सीखे क्या कि इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश की कहां से, कैसे, कब हुई, और उसके बारे में जाने कि ग्रामर क्या है, ग्रामर आया कहां से, और ग्रामर के बारे में सीखे। तो फादर ऑफ ग्रामर जैसे कि उसमें सीख चुके हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश, तो फादर ऑफ इंग्लिश होता है सर जियोफेरी चौसर। और आज सीखे कि फादर ऑफ ग्रामर, तो फादर ऑफ ग्रामर कौन होता है? लिंडले मोरे। तो ये थी आज की हम लोग की क्लास, जो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मुझ पे यकीन है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रोजाना आ रहे हैं वीडियो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।